सो CS एग्जीक्यूटिव फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कुछ MCQ हमारे बच गए थे। पेज नंबर 1.15 बोल रहे बच्चे, 26 बरोबर है। चलो ध्यान से सुनो सब लोग, पढ़ो बेटा। देखो तो पेज नंबर 1.15 क्वेश्चन नंबर 26, इजी एकदम, आपको भी हर एक बच्चे को आएगा अगर किसी ने एक बार भी घर पे रीड किया होगा तो। देखो जरा ध्यान देना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम पैटर्न ऑफ द रिटर्न्स। बिल्कुल सही है, सही है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म में काम करता है, टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता है, वेग है, रिस्की है, यस और नो। इसीलिए कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए काफी सारे लोगों ने उस अप्रोच को क्रिटिसाइज किया और किसे अपनाया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। तो पहला वाला सेंटेंस तो सही है, नीचे रीजन दिया है पहले वाले सेंटेंस का, रीजन लिखा है ना। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम पैटर्न को कंसिडर नहीं करता, उसका रीजन नीचे वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, देखो जरा। फाइनेंस मैनेजर विल एक्सेप्ट हाईली रिस्की प्रपोजल। ओहो, फाइनेंस मैनेजर रिस्की प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा ऐसा बोल रहा है ये। इफ दे गिव हाई प्रॉफिट, हाँ सही है, हम लोग रिस्क कब लेंगे, जब हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अब तक तो सही है। बाय अप्लाइंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, सही है। दूसरा वाला सेंटेंस तो सही है, बट ये पहले वाले का रीजन नहीं है। फर्स्ट वाले में क्या लिखा था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू को कंसिडर नहीं करता, क्या इसका रीजन है क्या दूसरा सेंटेंस? नो, दूसरा सही है बट पहले वाले का रीजन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट द सेकेंड वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन फॉर द फर्स्ट वन। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, कौन सा? बी। तो टिक करो सेकेंड ऑप्शन, पढ़ लो रे बाबा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर ए, राइट। सो 26 का आपका आंसर क्या आ गया? सेकेंड ऑप्शन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, is at best limited objective, has to be attempted with a realization of the risk involved, all of the above. Cannot be sole objective, true. Is at best a limited objective, limited objective मतलब जहां पे शॉर्ट रन प्रोजेक्ट है, जहां पे आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, जहां पे रिस्क ज्यादा है, हाँ उतने लिमिटेड पर्पस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, वहां पे आप इसको अपना ऑब्जेक्टिव मान सकते हो। दूसरा भी ट्रू है, पहले दोनों ट्रू है और एक ऑप्शन में अगर ऑल ऑफ दी अबव है, दोनों सही है ना पहले, और ऑल ऑफ दी अबव तो टिक कर देना ऑल ऑफ दी अबव को। तीसरा यहाँ पे पढ़ लेते, हैज टू बी अटेम्प्ट विद रियलाइजेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, मतलब क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट रिस्की है, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, बरोबर है। और उस रिस्क को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें? कैश में। उसी को तो रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व बोला है। रिस्क को कैश में कन्वर्ट करने को ही टेक्निकली रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व कहते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो 27 का फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन द वैल्यू ऑफ द मनी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स परचेसिंग पावर ओवर द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लाइन, इन्फ्लेशन में बढ़ेगी, कम होगी, इंक्रीज, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ पे कोई बच्चा कॉमन सेंस भी अप्लाई करेगा ना तो इंक्रीज ऑप्शन टिक नहीं करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि दो दो ऑप्शन में देखो लिखा है, एक में लिखा है इंक्लाइन और तीसरे में लिखा है इंक्रीज, दोनों का मीनिंग तो सेम ही हो गया ना, यस और नो। और वैसे भी छोड़ो, महंगाई के दौर में आपके रुपए की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। पहले जो चीज़ आप 100 में खरीद रहे थे, अब महंगाई की वजह से वही चीज़ 110 में खरीदनी पड़ रही है। मतलब जो आपकी 100 रुपए के नोट की परचेसिंग पावर थी वो कम हो गई क्या? तो इन्फ्लेशन में मनी की बाइंग पावर कम हो जाती है। इसीलिए आप देखो, जो चीज़ 100 की मिलती है महंगाई में 110, 120, 125, देश की इकोनॉमी खराब हो जाती है। इन्फ्लेशन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। श्रीलंका या और कौन कौन सी कंट्री है वहाँ पे, मेरा एक दोस्त गया था होटल में खाना खाने, बोले 50 लाख का बिल हुआ। मतलब क्या बात कर रहा, बिल भी भेजा 50 लाख, मतलब उधर की करेंसी में। तो जो पानी की बोतल 10,000 की, उधर की जो भी करेंसी रहेगी, तो ये ऐसे ऐसे बिल बनते हैं फिर। तो वो कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया। श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आलू भी 300-400 रुपये किलो है, रुपए नहीं 300-400 वहाँ की करेंसी है ना। यार छोड़ो जो भी है। तो इन्फ्लेशन में
जो चीज आप कम पैसों में खरीद रहे थे, सेम चीज के लिए आपको ज्यादा पैसे देने, मतलब आपकी मनी की बाइंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो करेक्ट आंसर 28 का रहेगा सेकेंड ऑप्शन। डैश इज अ कंडीशन वेयर अ कंपनी कैन नॉट मीट और हैज डिफिकल्टी इन पेइंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। डिफिकल्टीज हो रही है, अनेबल टू रहता तो मैं फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी बोलता, बट डिफिकल्टी इन पेइंग है तो क्या है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। इजी एकदम, फटाफट से टिक कर जाओ। करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन, 29 का करेक्ट आंसर फोर ऑप्शन। और अंडरलाइन कर देना कौन सा वर्ड, डिफिकल्टी। डैश मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन कैन नो लॉन्गर मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अब पे ही नहीं कर सकते, डिफिकल्टी नहीं है, नो लॉन्गर, तो नो लॉन्गर को अंडरलाइन करके फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी। 31, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव टू नैरो। सही है, बिल्कुल सही है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अच्छा भी वही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वहां पे आपकी थिंकिंग बहुत नैरो है, आप सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो किसी भी कीमत पे, शॉर्ट रन में, रिस्क ज्यादा लेकर के, टाइम वैल्यू को कंसिडर भी नहीं किया। तो पहला वाला सेंटेंस तो सही है इसमें। सेकेंड वाला ये नैरो है, उसके पीछे का रीजन लिखा है, इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ द रिटर्न। यस, बिल्कुल सही है। नैरो क्यों है, अगर आप ब्रॉड सोचते तो आप सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखते, वो प्रॉफिट किस समय मिल रहा है वो भी देखते, समय, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दूसरे में लिखा है इट इग्नोर्स, क्यों नैरो है, बिकॉज रीजन इट इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ द रिटर्न्स एंड ऑल्सो फेल्स टू टेक इन टू अकाउंट द सोशल कंसिडरेशन। समाज के बारे में भी नहीं सोचता है, बस अपने खुद के बारे में सोच रहा है, इसीलिए वो नैरो है। वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रही है ना। तो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला उसका रीजन है। पहला वाला बोला है नैरो है, क्यों नैरो है, क्योंकि टाइम वैल्यू के बारे में नहीं सोचा। ये देखो, टाइम वैल्यू उसके बारे में नहीं देख रहा है, बस खुद के बारे में सोच रहा है, सोसाइटी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। यस और नो, उसके पीछे का जो नीचे रीजन दिया है वो करेक्ट है। सो दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का करेक्ट रीजन है। देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। अ परमानेंट dash may lead an organization to the chaotic dash state। अरे फालतू चीज, परमानेंट फिनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया तो क्या बन जाएगा, फिनेंशियल इंसॉल्वेंसी। परमानेंट फिनेंशियल डिस्ट्रेस आ गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, फिनेंशियल इंसॉल्वेंसी। सो फोर्थ ऑप्शन 32 का, यूजिंग डैश इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज फिनेंशियल गियरिंग। फिनेंशियल गियर्ड फर्म कब बोलेंगे, गियर्ड फर्म, याद करो, ऐसी फर्म जो कहीं ना कहीं बाहर से भी पैसा उधार ले रही है, वो कौन सी फर्म है, गियर्ड फर्म। यस और नो, मतलब जिसने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बोरोड कैपिटल को इन्वॉल्व किया वो कौन सी हो गई, गियर्ड फर्म। यस और नो, तो वही तो है। देखो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बोरोड फंड, और इसी को फिक्स कॉस्ट फंड बोलते हैं। मैंने लिखवा के दिया था, फिक्स कॉस्ट फंड, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल, डिबेंचर और लोन, वेरिएबल कॉस्ट, इक्विटी शेयर, डिविडेंड कभी ज्यादा कभी कम कभी नो डिविडेंड। तो वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल बोला तो कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा आपका आज फर्स्ट डे, आप आ रहे हो रेगुलर, फिर हेयर स्टाइल चेंज किया, रेगुलर हो ना एकदम। चलो, सो बोरोड फंड्स और फिक्स कॉस्ट फंड फर्स्ट ऑप्शन। 34, हाई फिनेंशियल गियरिंग विल, बोलो बेटा, हाई फिनेंशियल गियरिंग मतलब क्या है बेटा, बताओ तो जरा। हाई फिनेंशियल गियरिंग मतलब ज्यादा बोरोड फंड, ज्यादा बोरोड फंड, ज्यादा रिस्क, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट। यस और नो, ये सिचुएशन है। नहीं ना सर, हाई फिनेंशियल गियरिंग है तो ज्यादा प्रॉफिट कैसे रहेगा, हम पागल थोड़ी है। हाई लोन है मतलब हाई रिस्क है, तो हाई रिटर्न होगा, तभी तो हाई रिस्क लिया ना, तो तभी तो ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा अर्निंग है। अब ज्यादा अर्निंग है, ज्यादा प्रॉफिट है, हाई रिस्क है, इतनी चीजें मुझे पता है। अब चारों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा इस सिचुएशन में फिट हो रहा है ढूंढो तो। डिक्रीज द ईपीएस, नो, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा अर्निंग, तो ईपीएस तो बढ़ेगा। पहला वाला तो बोल रहा है गधा डिक्रीज होगा, नो नो, पहला मेरे काम का नहीं है। दूसरा, इंक्रीज द ईपीएस ऑफ द कंपनी इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिक्लाइनिंग, नो 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 नो, ईपीएस बढ़ेगा सही है, बट ईबीआईटी डिक्लाइन थोड़ी होगा। सर ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी ऐसा प्रॉफिट जिसमें अभी तक इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्सेस माइनस नहीं हुआ है, इसमें से हम लोग, इसी को प्यार से क्या बोल देंगे हम लोग, शॉर्ट फॉर्म इसका EBIT। इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, इंटरेस्ट निकाल दिया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, इसी में से टैक्स माइनस कर दूं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसी को आप लोग प्यार से PAT भी बोलते हो, इसी को प्यार से PBT भी बोलोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी में से अब मैं रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं तो बचा हुआ क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम बताओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दिया तो क्या आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। अब तुम बताओ ये फिगर अगर कम हो जाती है तो ये भी कम होगा कि नहीं होगा, और ये दूसरे में क्या लिखा है कि EPS बढ़ेगा और ये कम होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर EPS बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना चाहिए, बट दूसरे ऑप्शन में बोला ये कम होगा और EPS बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। या तो दोनों बढ़ेंगे या तो दोनों कम होंगे, यस और नो। मतलब तुम सोचो ना, कोई कंपनी का अर्निंग कम हो रहा है और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, क्या अपोजिट बात होगी ना, वही दूसरे ऑप्शन में लिखी, इसलिए दूसरा भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, हाई गियरिंग है, हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट है तो EPS बढ़ना चाहिए, बट EBIT भी तो बढ़ेगा कि नहीं, दूसरे में लिखा है EBIT कम होगा, इसीलिए मैंने कैंसिल किया। आगे तीसरा, डिक्रीज द EPS, आगे पढ़ने का ही काम नहीं है। हाई गियरिंग, हाई रिस्क, हाई प्रॉफिट, EPS बढ़ना चाहिए। फोर्थ, EPS इंक्रीज होगा और EBIT भी राइजिंग रहेगा, यस, EPS भी बढ़ेगा और EBIT भी बढ़ेगा, तभी तो पॉसिबल है। EBIT, इसी में से तो हम लोग EPS देने वाले हैं ना, तो ये बढ़ेगा तभी तो ये बढ़ेगा, यस और नो। ये बात समझ में है बेटा सभी को, पक्की बात, डन। चलो आगे, ऑल सेट, ओके नेक्स्ट। उसके बाद आगे का क्वेश्चन देख बेटा, हायर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग, अभी देखा थोड़ी देर पहले, ग्रेटर रिस्क, फर्स्ट ऑप्शन 35 के लिए फर्स्ट ऑप्शन, 34 का फोर्थ ऑप्शन, 35 फर्स्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडली कंसर्न विथ फंड्स रेस करना, सोर्सेस ऑफ फंड, क्रिएटिंग वैल्यू टू द असेट्स ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है, एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ फंड, ये भी सही, सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। 36 के लिए फोर्थ ऑप्शन, financial management can be judged by the study of the nature of corporate social benefit decision, financial management की बात चल रही है। accounting financing no, personal no, investment financing dividend decision yes, क्योंकि financial management is concerned with only these three types of decision, investment, financing and dividend, देखा है हमने, तो इसीलिए करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। which of the following, 37 का फोर्थ, 38 पढ़ रहा हूं, which of the following are the major aspect of investment decision, very good, capital budgeting, क्योंकि capital budgeting is mainly concerned with the investment decision only। आपके आसपास बहुत सारे कैपिटल बजटिंग के डिसीजन है, फर्नीचर है, AC है, कंप्यूटर सिस्टम है, ये खुद क्लासरूम कैपिटल बजटिंग डिसीजन है ना, यस और नो। सेपरेट एक टॉपिक आएगा तब डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट करना है, क्यों करना है, कहाँ से पैसा लाना है उस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, यस और नो। अगर आपसे कोई बोले कि अरे यार एक बिल्डिंग खरीदना है कि रेंट से लेना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीदूं या फुल्ली ऑटोमेटिक खरीदूं या मैनुअल खरीदूं, तीनों में से कौन सी खरीदूं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फर्नीचर में क्या कहते हैं, तो इसका प्लाई का बनाऊं, लकड़ी का बनाऊं, बना बनाया लूं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सिस्टम खरीदना है, i7 लूं, i8 लूं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी मशीनरी खरीदना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कोई बिल्डिंग खरीदना है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। मशीन को अपग्रेड करना है, एक्सपांड करना है, मॉडिफाई करना है, अगेन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ऐसे डिसीजन जिसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में रहने वाला है और वो डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट है, तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी नहीं, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट, यस और नो।
तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन। 39 इन्वेस्टमेंट डिसीजन इनकम्पेस, क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी क्या? यस सर कैसे? अरे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा लगेगा, पैसा कहां से रेज करोगे? सोर्सेस ऑफ फंड से, तो उसकी कॉस्ट देखोगे कि नहीं? यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब भी पैसा लगेगा तो आप पैसा जिस सोर्स से लाओगे उस सोर्स की कॉस्ट आपको देखना है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड्स। तो ये भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग कंसिडर करेंगे। दूसरा कैपिटल बजटिंग, ऑब्वियसली बात है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग भी आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी एंड करंट असेट, लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पहले आप लोगों को लिक्विडिटी भी देखना है, तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, सो ऑल ऑफ दी अबव। देन उसके बाद 39 का करेक्ट आंसर 4, ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नीड टू बी, बोलो बेटा, नीड टू बी मेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सच फैक्टर्स। ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हाँ कौन कौन सी चीजें कंसिडर करके देखो आप लोगे बेटा? एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल आउटलेज एंड द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द प्रपोज प्रोजेक्ट, फोकसिंग ऑन द, बोलो बेटा, फोकसिंग ऑन द टास्क ऑफ द वैल्यू ऑफ इंजीनियरिंग एंड मार्केट फोरकास्टिंग। यस ये तो हम लोग कंसिडर करेंगे। सर क्या लिखा है इसके अंदर में? फिर से बताता हूं, कितना पैसा लगने वाला है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एक सेकेंड, ना कौन सा पेज नंबर है? 1.17, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, साइड में आ गया शायद थोड़ा, हाँ ये है ना, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 40 का पहला ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा ऑप्शन, ये 40 का तीसरा, 40 का पहला, 40 का दूसरा, 40 का तीसरा, 40 का चौथा। अब देखिए डन। सो ये बोल रहा है कि ऑप्टिमल इन्वेस्टमेंट डिसीजन नीड टू बी मेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन विच फैक्टर्स और सच फैक्टर्स एज। जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे ना, पैसा कितना जा रेला है, उससे कितना रिटर्न आ रेला है, यस और नो? ये तो लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में, कैपिटल आउटले कितना है और उससे अर्निंग कितनी होगी, यस ये कंसिडर करेंगे। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे तो हमारे पास कैपिटल फंड्स कितने वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तो दूसरा भी हम लोग कंसिडर करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारे पास कितना कैपिटल है? मान लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है 400 लाख का, मेरे पास है 100 लाख, 300 लाख कहाँ से लाएंगे? रेस करेंगे, तो उसकी कॉस्ट देखना पड़ेगा कि नहीं? यस। फोकसिंग द अटेंशन ऑन द फिनेंशियल एनालिसिस, यस ये दूसरी भी चीज करेंगे, मतलब ये फैक्टर भी हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहेगा बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बाय विच to select a project for implementation and maximizing the return therefrom, focusing attention on the logic and arithmetic. सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो हमारे खुद के कुछ सेट किए हुए स्टैंडर्ड्स है, इससे कम रिटर्न नहीं आना चाहिए, इतने इतने पीरियड में पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाना चाहिए, तो सारे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, तो सारी बातें ये तीनों भी फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करने वाले, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ये बात समझ में आई सभी को? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40, तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन। 41 से आगे हो गए ना हमारे, खेल खत्म। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। ऑनलाइन वाले बच्चों के क्या हालचाल? बेचारा एक भी बच्चा जुड़ नहीं पाया रे अभी तक। हाँ नहीं दिख रहा है ना? क्या बोले बेटा? एसी लगाना है? आज एसी चालू नहीं किया है क्या किसी ने? अरे यार चलो, जो भी ऑनलाइन वाला बच्चा है बेटा, आज क्या यहाँ पे इंटरनेट इश्यू चल रहा है तो शायद आपको लेक्चर नहीं दिख रहा होगा जो ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, बट आपको रिकॉर्डेड जरूर दिख जाएगा, चिंता मत करना। चलो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब आप लोगों का होमवर्क क्या बेटा इस टॉपिक का? इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समरी नोट्स बनाना है, अब थ्योरी की और फॉर्मूलाज की। फॉर्मूला की मैंने आप लोगों को बनवा के दे दिए, थ्योरी की आप समरी नोट्स बनाओगे। सर थ्योरी की समरी नोट्स कैसे बनाना है? आपको अगर सैंपल चाहिए तो मैं कल बना के आपको भेज दूंगा सैंपल देखने के लिए, बट समरी नोट्स आप बनाओ। देखो समरी नोट्स मेरे पास पूरे सब्जेक्ट की रेडी है, मैं समरी नोट्स बनाऊंगा मेरा फायदा होगा, आप बनाओगे आपका फायदा होगा। ओ हेलो मैडम, व्हाट इज दिस? क्या टेंशन है? सर्वर दुख रहा है कुछ?
कोई टेंशन नहीं है ना? पक्का? ऑल सेट? तबीयत खराब है? कुछ भी नहीं? कोई भी परेशानी नहीं? ये सोना नहीं क्लास में? चलो, ये टॉपिक के अंदर में समरी नोट्स आपने आज प्रिपेयर करके रखना है। अब मैं आज आप लोगों का इस टॉपिक के बाद, मतलब ये लेक्चर एंड हो जाएगा, मैं नया वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। समरी नोट्स आप प्रिपेयर करके रखो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट टॉपिक है, अगर किसी बच्चे ने ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे आपके सीनियर से जिनको पूछो जिन्होंने समरी नोट्स बनाई थी, ऐसे कुछ बच्चे जिन्होंने समरी नोट्स प्रिपेयर किया, उनका पेपर के 2 घंटे पहले भी पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ समरी नोट्स। तो आप अगर नहीं बनाओगे, देखो मैं बोल रहा हूं बार बार चीख चीख के, कम से कम 50 बार बोल दिया मैंने पहले टॉपिक में, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप समरी नोट्स नहीं बनाओगे तो आप अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद रहोगे। मैं समरी नोट्स दे दूंगा, और मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर में कुछ लुखे लोग समरी नोट्स देते हैं और वो समरी नोट्स बच्चों को समझ में नहीं आती और बच्चों को ऐसा लगता है ओ वाह ये फैकल्टी ने समरी नोट्स दिया, हैंड रिटन नोट्स दिया, लास्ट डे रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट सेकेंड रिवीजन, लास्ट रिवीजन। वो सिर्फ वो उन फैकल्टीज के मार्केटिंग का एक रीजन है। मैं भी समरी नोट्स दे दूंगा बस उनको कॉम्पीट करने के लिए, बट वो समरी नोट्स आप जो बनाओगे खुद वो ही आपके काम की है। थोड़ा मेरी बात को समझो, कुछ बात समझ में आ रही है? और अगर आपने समरी नोट्स नहीं बनाया तो आप लोगों को रिवीजन करने में तकलीफ आएगी, और मैंने आपको बताया रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन नहीं हुआ तो मेरे से लिख लेना, कोई पढ़ाई हर एक बच्चे की हो जाती है, जिसका रिवीजन नहीं हुआ कंफर्म फेल है। अभी भी क्लास के अंदर में 60% ऐसी जनता है जिन्होंने समरी नोट्स नहीं बनाई है। मैं घूमता हूँ क्लास में, नोटबुक चेक करता हूँ तो मुझे दिख करके आता है। तो प्लीज समरी नोट्स बना लो, आपको पता भी नहीं कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। अब आप लोग सब्जेक्ट के अंदर में एंटर करने जा रहे हो। अब हम लोग देखो, अकाउंट्स के भी पहले 2 टॉपिक हो गए, एफएम का पहला बहुत बड़ा टॉपिक था, ये हो गया। अरे बड़ा क्यों बोला, क्योंकि जब तक आप लोगों को अब आप लोगों को एफएम के अंदर में डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, कंपैरिजन, है ना, ये सारी चीजें, ये वर्डिंग्स आपको समझ में आ गए, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं आपका कोई भी टॉपिक एफएम का स्टार्ट कर सकता हूँ, बेसिक हो गया, तो उसके बाद यू कैन एंटर इनटू एनी टॉपिक, फिर चाहे अकाउंट्स हो चाहे एफएम हो। अब हम लोग एक्चुअल में सब्जेक्ट में एंट्री ले रहे हैं। तो अब आपके जीवन में जो भी साइड एक्टिविटीज चल रही है, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप, पैचअप, सब भूल जाओ, उसको बोल दो कि अब मेरे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आज के 5 साल बाद अगर आपको ये चीज याद करोगे कि अरे यार ये फालतू से छुज्जे से रीजन के कारण मैं लेक्चर मिस कर दिया, इसके साथ झगड़ा हो गया था, लेक्चर मिस कर दिया, ये सब छोटी चीजें, ये आपकी जिंदगी का पार्ट है, हार्ट नहीं है। अब सब्जेक्ट के लिए प्लीज सीरियस हो जाओ, जो भी है। नहीं, मैं देखता हूं बच्चे क्या करते, बच्चे इतने भावुक रहते हैं, इमोशनल, आज के डेट में जो बच्चे हैं, उनका अगर किसी दोस्त के साथ झगड़ा भी हो जाता है ना, तो उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है, और वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि मैं क्यों क्लास नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जिंदगी, मेरा दोस्त, मेरे माँ बाप चूल्हे में गए, मेरा दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, उसके साथ, मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया। ये कारण वो अपने आप को कन्विंस कर लेते, क्योंकि उन्होंने लाइफ पार्टनर मान लिया रहता है। बट 1000 में से एक ही शादी होती है, 999 चेंज होते रहते बाद में। तो प्लीज टेम्पररी सिचुएशन के लिए परमानेंट लॉस मत कर देना। सेंटेंस समझ लेना, टेम्पररी सिचुएशन है सब, जो भी है वो 2 मिनट का, और उसके लिए परमानेंट लॉस मत कर देना। तो अब प्लीज सब्जेक्ट के लिए सीरियस हो जाओ। हर बार नहीं, मैं बता, देखो काफी बच्चे नए नए अलग जगह से आते हैं, और उसमें उनकी गलती नहीं, नेचुरल है। बच्चे बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं और अपना दिल दिमाग दे बैठते हैं किसी की बात में। तो जब तुम किसी को अपना दिल देते हो तो सामने वाले को आप अपना रिमोट दे रहे हो, वो आपको कंट्रोल कर सकता है, यस और नो। तो वही हिसाब किताब है। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना। अब सब्जेक्ट के अंदर में हम लोग सीरियस वाले सारे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर 80-90 प्लस जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज फॉलो करो। आपने अभी तक भरोसा किया तभी आप क्लास में बैठे हो ना, यहां से आगे भी भरोसा करो। जो टॉपिक की नोट्स नहीं बनाई प्लीज बना लो। ऑलरेडी तुमको सीनियर भी बोलेंगे मास्टर है, इमोशनल देते रहता है, आए दिन बोलते रहता है, माँ बाप के ऊपर से बोलता है।
तो वो सीनियर से बात करो जिन्होंने सुना, जिनको 75, 80 प्लस 90 प्लस आए हैं सब्जेक्ट में। उनसे मत बात करो जो फेल हो गए। बच्चे सीनियर भी सिलेक्ट नहीं कर पाते ठीक से कि मैं किससे गाइडेंस लूं, यस और नो। तो प्लीज समरी नोट्स बनाना, सही बंदे से पूछना। और मैं आपको बोल ही रहा हूं, आप उनको पूछोगे, मेरी बोली हुई बात किसी और को पूछ के फिर इंप्लीमेंट करोगे, उससे अच्छा डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं वो इंप्लीमेंट कर लो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो इसलिए समरी नोट्स बनाओ अच्छे से। पहले टॉपिक की नोट्स बना लेना, अकाउंट्स में 2 टॉपिक जो हो गए उसकी, और एफएम के पहले टॉपिक की नोट्स बना लेना। और समरी नोट्स जैसे जैसे आप डिले करोगे आपके ऊपर बर्डन बढ़ते जाएगा। जो बच्चा एक ग्रुप दे रहा है उसके ऊपर 4 सब्जेक्ट का बर्डन है, और अगर उसने 15 दिन, अगर किसी को देखना है बर्डन क्या रहता है, तो बस 15 दिन पढ़ाई मत करो और फिर 16वें दिन प्रेशर देखो। चारों सब्जेक्ट एक साथ छाती पे आएंगे, बोलेंगे अबे मेरे को ले मेरे को ले मेरे को ले, तब क्या करोगे आप, यस और नो। एक साथ चारों सब्जेक्ट छाती पे आ जाएंगे, तब कुछ नहीं कर पाओगे आप। और तब आप सिर्फ बोलोगे मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से करके दूंगा, इस बार मैं सिर्फ ट्रायल एरर बेसिस पे दे देता हूं। मतलब आपने अपने आप को इतना मस्त बेवकूफ बना दिया ना फिर उस समय, और घर वालों को भी। और घर वालों को तो मालूम ही है प्रोफेशनल एग्जाम है, टफ है, बच्चे के ऊपर प्रेशर होगा। उन बेचारों को तो ऐसा मस्त बेवकूफ बनाया, उनको तो मालूम भी नहीं कि उनका मेहनत का कमाया हुआ पैसा कहाँ दश कर दिया इन्होंने, यस और नो। तो प्लीज बेवकूफ मत बनाओ किसी को भी, समरी नोट्स बनाओ, यस और नो। और रेगुलर रिवाइज करो, और बाकी जीवन में जो भी तंटे चल रहे हैं वो सब तंटों को बंद करो, सारी चीजें बंद करो। थोड़ा सा दुख हो गया, किसी के शोल्डर का सहारा ले लिया, और उसके बाद में फिर पढ़ाई गई सब चूल्हे में, तो वो मत करो। क्लास के अंदर में आप आए हो तो क्लास में सिर्फ पढ़ाई का अपने ध्यान रखना है। बच्चे अभी के बहुत इमोशनल वीक है, इमोशनली ड्रेन्ड है, उनको एक ही नहीं, उनके माँ बाप यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे परिवार बना लेते हैं टेम्पररी, और फिर वो टेम्पररी परिवार के कारण परमानेंट परिवार का लॉस हो जाता है। जो फैक्ट है बता रहा हूं, समझ लो मेरी बात को। सिचुएशन में कोई ना कोई यहाँ पे फिट होगा ही डेफिनेटली, तो आपने वो सारी चीज समझना है और उसके बाद डिसीजन लेना है, डिसीजन लेना है उसके बाद में। बच्चे रियली क्लास, अरे दोस्त से झगड़ा हो गया क्लास बंद करते यार रात में सर, वो उसके साथ, अरे लिटरली कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्जाम होने के बाद मेरे को बोलते हैं सारी चीजें सच आके, सर पहले हम आप पे हंसते थे। मैंने बोला अब मैं तेरे पे हंस रहा हूँ, अब क्या है, सिचुएशन वही है बहुत सारे ऐसे बच्चे। अरे यार लड़की प्रोफेशनल में पहुंच गई है, लड़का एग्जीक्यूटिव में रह गया है, लड़की प्रोफेशनल में दूसरे के साथ है, लड़का एग्जीक्यूटिव में है और लिटरली रो रहा है बेचारा। अभी क्या करे बताओ मेरे को। नहीं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, सिचुएशन है, फैक्ट है, मैं कसम से मेरे हाथ में किताब में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लड़की प्रोफेशनल में मजे में है। कभी ऐसी सिचुएशन कुछ लड़कों के साथ भी होती है, कुछ लड़कियां एग्जीक्यूटिव में रह जाती है, यस और नो। तो कोई भी सिचुएशन मैं चाहता हूं दोनों के साथ नहीं होना चाहिए। तो प्लीज अपनी प्रायोरिटी समझो, आप किसके लिए अपना दिमाग खर्चा कर रहे हो वो चीज सोचो, उसके बाद में डिसीजन लो, यस और नो। टेम्पररी इमोशनल भावनाओं में बहना नहीं है किसी ने भी, किसके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो सोचो। कोई अगर लड़का है तो मेरे पास में मस्त सजेशन है, अगर कोई लड़का है अच्छा हैंडसम दिख रहा है, अगर उसकी पढ़ाई के बीच में कोई लड़कियां आ रही है, उसने अपने आप का सर मुंडवा लेना, बस जाना। और बहुत ज्यादा तकलीफ है तो भाई गंजा, वो लड़की लेके नहीं जाएगी उसको कहीं पे भी शॉपिंग वॉपिंग करवाने के लिए, गंजा कर लेने का। मैंने एज इट इज किया हुआ था। सर आप अच्छे दिखते थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा लड़की को गलत फहमी थी पहले जो मैं फाइनल में था। तो सिर्फ फोकस करना है अपने, थोड़ा सा पढ़ाई पे, थोड़े समय की बात है, बाद में सब लाइन लग जाएगी। लड़की है तो लड़कों की लाइन लग जाएगी और लड़का है तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो। चलो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वाले टॉपिक का लेक्चर एंड हो जाएगा, नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करो बेटा।